चलिए शुरू करते हैं, मचाते हैं धूम। कितने बच्चे एकदम तैयार हैं दौड़ने के लिए? लेट्स स्टार्ट द सेशन। करें, शुरू करें, चलें स्टार्ट करें मेरे प्यारे बच्चों। आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी फॉर 15, 16, 17, 18 नंबर ग्रुप? 15, 16, 17, 18 चार ग्रुप आज हमें खत्म करने हैं। आर यू गाइज रेडी? जल्दी सी बता दो। लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलो तो तैयार हो? कॉपी पेन लेके बैठना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। कॉपी पेन नहीं लेके बैठोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना? वो ये कितना कूल लगता है। नहीं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आर यू गाइज रेडी? रेडी, स्टडी, गो। शुरू करें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जिस तेंदुए की चाल आप देख रहे हो, उसी चाल से आज हमें भाग के पी ब्लॉक के ये चारों ग्रुप खत्म करने हैं। ओके, दैट्स रियली ऑसम। सबसे पहले हम लोग 15 नंबर ग्रुप की बात करते हैं। देखो 15 नंबर ग्रुप जो है ना, इस ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसको निक्टोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टोजन, निक्टोजन फैमिली कहते हैं। ये इसका नाम याद रखना, नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजन फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है। 15 नंबर ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप कहलाता है। इसके मेंबर कौन से हैं? याद करने का तरीका क्या होगा? हिंदी में लाइन लिख देता हूं ना। पी ऐसे सबके बीच में भैया, समझ में आया ना? पी ऐसे सबके बीच, ना मने नाइट्रोजन, पी मने फोस्फोरस, ऐसे मतलब आर्सेनिक। ठीक है, उसके बाद सबके मतलब एसबी एंटीमनी, और बीच का मतलब बिस्मिथ। वी आर टॉकिंग अबाउट पानी। समझ में आ गया? ज्यादा दिमाग मत लगाना, आई एम टॉकिंग अबाउट पानी। तो बेसिकली नापी ऐसे सबके बीच नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो चलो सबसे पहले तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 7 में 8 जोड़ दो, 7 और 8 कितना होता है? 15। तो फोस्फोरस का होता है 15, उसमें 18 जोड़ दो, 15 और 18 33। आर्सेनिक का होता है 33, उसके बाद 18 और जोड़ो 51। एंटीमनी का होता है 51। उसके बाद बिस्मिथ 32 और जोड़ो तो बिस्मिथ आएगा, और उसका कितना होता है? 83। तो आपने क्या क्या जोड़ा? पहले तो आपने 8 जोड़ा, फिर आपने 18 जोड़ा, फिर आपने 18 जोड़ा, फिर आपने 32 जोड़ा। ये आपके मैजिकल नंबर्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड मैजिकल नंबर्स। तो ये आपके मैजिकल नंबर्स हैं, जिससे आपको एटॉमिक क्या मिल सकता है? एटॉमिक नंबर मिल सकते हैं आगे के आगे के आगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मैजिकल नंबर्स। अच्छा, एक और चीज इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं कि जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, ठीक है, उसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जीईसी, जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? उनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 एंड NP3। NH2 NP3 प्लीज आप नोट डाउन करिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं। NH2 NP3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सो एक कुछ चीजें थी, और सबसे बढ़िया बात क्या होती है, क्योंकि इसमें लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन NP3 में भरे जाते हैं। अब आप इसको गौर से देखो, दिस इज हाफ फिल्ड। ये क्या है? हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या होता है? ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। सो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज मोर स्टेबल। इनका ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। समझ गए बच्चों को? चलो अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो। देखो ये आता है पीरियड नंबर 2 में, ये आता है पीरियड नंबर 3 में, ये पीरियड नंबर 4 में, पीरियड नंबर 5 में, और ये पीरियड नंबर 6 में। और मैं इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं, NH2 और NP3। तो आप देखो ऐसे ही मिलेगा आपको, 2s2 2p3, 3s2 3p3, ठीक है, 4s2 4p3, 5s2 5p3 एंड 6s2 6p3। ये जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये जब कंपाउंड बनाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मतलब कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं। अब जैसा आप लोगों को दिख ही रहा है, जरा आप चेक करना, आपने थोड़ी देर पढ़ा था कि इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 एंड NP3। तो देखो सीधी सी बात ये है, तो इनके लास्ट ऑर्बिट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो कितने पे पहुंच जाएंगे? 8, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, -3 तक जाते हैं। साथ में ये देखो, ये इनके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है टोटल 5, ये पांचों के पांचों डोनेट कर दें, अगर पांचों के पांचों ही निकाल दें, समझ में आ गया, तो ये +5 तक जाते हैं।
तो इनका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज होता है ना वो -3 से लेके +5 तक होता है। -3 से +5 तक इनका ये रेंज होता है। आया सबको समझ में? अब इनमें हम लोग जरा चेक करें। -3 से +5 तक इनका रेंज होता है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का चांसेस इंक्रीज होने लगता है। ऐसा क्यों? +5 नहीं दिखाता, यानी कि बिस्मथ की बात करो तो बिस्मथ +5 नहीं दिखाता, वो बेसिकली +3 दिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली NH2 वाले, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर कोई पूछे मुझसे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रीजन। सबको समझ में आया? साथ साथ समझा रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। भाई साहब नाइट्रोजन है ना बहुत स्पेशल है। नाइट्रोजन -3 का कंपाउंड भी बनाता है, -2 भी बनाता है, -1 भी बनाता है, 0 भी बनाता है, 1 भी बनाता है, 2 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, 5 भी बनाता है। भाई साहब नाइट्रोजन ऐसा कंपाउंड है जो -3 से लेके +5 तक सारे कंपाउंड बनाता है। ओ माय गॉड, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे मुझसे कि -3 वाला कंपाउंड बनाओ तो अमोनिया, -2 वाला कंपाउंड बताओ तो हाइड्रोजीन, -1 वाला कंपाउंड बनाओ तो क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 0 वाला कंपाउंड बताओ तो क्या होगा? नाइट्रोजन, +1 वाला कंपाउंड बनाओ तो N2O, +2 वाला कंपाउंड बनाओ तो वो कौन सा होगा? NO। ठीक है, और +3 वाला कंपाउंड बनाओ तो वो कौन सा होगा? N2O3 जो कि ब्लू कलर का होता है। +4 वाला कंपाउंड कौन सा होता है? NO2। एंड +5 वाला कंपाउंड कौन सा होता है? HNO3 या N2O5। यहां पर HNO2 भी लिख सकते हो, HNO2। तो नाइट्रस एसिड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड होता है नाइट्रोजन का, +5 वाला नाइट्रिक एसिड के अंदर होता है। और ये इतना स्पेशल है कि ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे तरह के कंपाउंड बनाता है। बहुत स्पेशल है, समझ में आया? लेकिन नाइट्रोजन के लिए आपको मैं खास बात बता देता हूं, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता। प्लीज आप नोट डाउन करो कि नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी होती है, कोवेलेंसी, ठीक है, नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी होती है वो 4 है, 4 से ज्यादा नहीं है। उसमें भी मजे की बात है, नाइट्रोजन क्या करता है, उसमें से 3 बॉन्ड तो वो बनाता है कोवेलेंट। याद रखना, नाइट्रोजन के जो 4 बॉन्ड होते हैं उसमें से 3 बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं और 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है। 4 बॉन्ड से ज्यादा नाइट्रोजन नहीं बनाता, जिसमें से 3 बॉन्ड बेसिकली वो कैसे बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और 1 बॉन्ड वो कैसा बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती, मतलब वो 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता, जिसमें से 3 बॉन्ड वो बनाता है कोवेलेंट और 1 बॉन्ड होता है उसका कोऑर्डिनेट। सबको समझ में आया ना? दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि कई बच्चों को 12वीं खत्म हो जाती है फिर भी नहीं आता। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। 15 नंबर ग्रुप के हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी बात करते हैं। सबसे पहले तो हाइड्राइड बनाओ सबके। सबसे पहले हाइड्राइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या होगा? NH3। ठीक है, इसी तरह से फोस्फोरस का हाइड्राइड क्या होता है? PH3। आर्सेनिक का हाइड्राइड क्या होता है? ASH3। एंटीमनी का हाइड्राइड क्या होता है? SbH3। बिस्मिथ का हाइड्राइड क्या होता है? BiH3। अब यहां पर इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको फोस्फीन बोलते हैं, और आगे के कंपाउंड के नाम तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले तो कि इन हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले अपन लुईस बेसिसिटी को चेक करते हैं कि कौन है इसमें से ज्यादा बेसिक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक है अमोनिया। रीजन मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन ऑर्डर जरा चेक कर लो। ऊपर से नीचे जाने पर, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक नेचर या बेसिसिटी घटने लगती है। सबसे ज्यादा अमोनिया बेसिक है, फिर कौन आएगा? फॉस्फीन, फिर कौन आएगा? ASH3, फिर कौन आएगा? SbH3, फिर कौन आएगा सबसे लास्ट में? BiH3। भैया ये है कहानी, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक है अमोनिया। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ने लगता है। साइज बढ़ने की वजह से इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। तो बाहर से कोई आने वाली स्पीसी इनको अप्रोच नहीं कर पाती। समझ रहे हो भाई? कोई छोटा लड़का तो उससे तो रोटी खींच के भाग जाओगे, लेकिन बड़ा लड़का उससे रोटी खींच के बताओ, वो लपड़ नहीं मारेगा।
आ गया समझ में? तो बिस्मिथ बहुत बड़ा है, उससे पंगा कौन ले, वो इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो बिस्मिथ की साइज बहुत बड़ी है, तो वो कहता है भैया मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत डिफ्यूज हूं, बहुत पावरफुल हूं। वाई आई शुड गिव द इलेक्ट्रॉन, भगो यहां से। तो इस केस में आपका जो अमोनिया होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है छोटे साइज की वजह से। आया समझ में? इन सब में अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, बट वैसे अमोनिया वीक है। चलिए, तो ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी घटने लगती है। रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। हर किसी के पास एक लोन पेयर होता है, और क्योंकि साइज ऑफ एलिमेंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, जिसकी वजह से उनमें डिफ्यूजन ज्यादा होता है और उनकी बेसिसिटी घटने लगती है। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है इनमें। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सबसे प्रॉपरली आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है फ्लोरीन बनाता है, या फिर ऑक्सीजन बनाता है, या फिर नाइट्रोजन बनाता है। इनके अलावा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस किसी के भी नहीं होते, घटते रहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? अमोनिया। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे घटता जाएगा। इनफैक्ट सब में बाकी जितने भी हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ना के बराबर होती है। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? सिर्फ नाइट्रोजन वाला कंपाउंड हाइड्राइड NH3, और कोई नहीं करता। तो ऊपर से नीचे जाने पर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी घटने लगती है। इनमें तो ना के बराबर होती है, ना के बराबर लिख लेना, ना के बराबर। कितना बेसुरा गा रहा हूं मैं आजकल, मेरे राग खत्म हो गए हैं। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे। आ गया समझ में? सामने वाले को रिड्यूस कर दे, मतलब सामने वाले को अगर रिड्यूस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन डोनेट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन डोनेट कौन करेगा आसानी से? जरा आप चेक करो, ये जो स्पीसी है हाइड्राइड, उनको हाइड्रोजन डोनेट करना पड़ेगा ताकि वो सामने वाला उसको गेन करे। जैसे ही सामने वाला गेन करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जरा समझिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि सामने वाले को रिड्यूस करना, सामने वाले को क्या करना? हाइड्रोजन गेन करवाना, सामने वाले को हाइड्रोजन गेन कराना, या खुद हाइड्रोजन को लूज करना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अमोनिया की बात करें या फिर फोस्फीन की बात करें, ठीक है, या फिर ASH3 की बात करें, या फिर SbH3 की बात करें, या फिर BiH3 की बात करें, इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन आसानी से हाइड्रोजन छोड़ देगा, क्योंकि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है सामने वाले को रिड्यूस करना, मतलब इनको हाइड्रोजन डोनेट करना है। इन सारी स्पीसी को हाइड्रोजन डोनेट करना है। अब मेरा सवाल समझो, मेरा सवाल यह कि इनमें से आसानी से हाइड्रोजन कौन छोड़ेगा? इनमें से आसानी से हाइड्रोजन कौन छोड़ेगा? यस, जिसका साइज बहुत बड़ा है, बिस्मिथ। आपको पता है, जरा आप चेक करो, देखो नाइट्रोजन जो है ना साइज छोटी होती है उसकी, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन है, अब हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है बेसिक, अगर ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। बट बिस्मिथ की बात करो तो बिस्मिथ तो पापा है, इतना बड़ा है, हाइड्रोजन ये है। अगर बॉन्ड लेंथ देखे तो यहां पर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसको तोड़ना उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो यहां पर बिस्मिथ के हाइड्राइड को तोड़ना आसान है, इसका मतलब दिस इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर रिड्यूसिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें है? बिस्मिथ की, फिर एंटीमनी की, फिर आर्सेनिक की। सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी है? ये भाई साहब अमोनिया की। जरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग लगाओ। आपसे पूछा गया रिड्यूसिंग कैपेसिटी, मतलब रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना। सामने वाले को रिड्यूस करने का मतलब है उसको हाइड्रोजन देना, यानी कि आपको हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा। आप में से ऐसा कौन है जो कि हाइड्रोजन आसानी से छोड़ेगा? जिसका साइज बड़ा है, क्योंकि बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा, उसको आसानी से तोड़ना आसान होगा। तो बिस्मिथ का जो हाइड्राइड है उसको तोड़ना बहुत आसान है, तो वहां से हाइड्रोजन बड़े आसानी से बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन यहां से आसानी से बाहर निकल जाएगा तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बेहद अच्छी है। तो यहां पर आप लोग याद रखिए कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की जब भी बात होती है तो ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आरपी की वैल्यू बढ़ती है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। आप लोग याद रखिएगा भैया, डाउन द ग्रुप सबको याद हो गया।
टॉप मोस्ट पे नोट लगा लो, ये सवाल बहुत पूछा गया, मैं आपको गारंटी देता हूं इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं भैया। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, जब मैं बोलूं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉपी में लिख लेना। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग ऑक्साइड्स पढ़ेंगे नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आप लोग देखिए नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड होते हैं जरा देखो। पहला है N2O, दूसरा है NO, तीसरा है N2O3, चौथा है NO2, पांचवा है N2O4, छठा है N2O5। अब मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रोजन जो है ना बेसिकली 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता, लेकिन आपको कहीं कहीं ये 5 दिख रहे होंगे। आप कहेंगे सर ये तो 5 बना रखे हैं, जरा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर 5 है। अब आपको सर ये बेटा 5 नहीं है, एक्चुअली ये रेजोनेंस से जो पाई बॉन्ड है उनको दिखाया गया है, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो आपको यहां पर स्ट्रक्चर बनानी है, जैसे मान लो आपको N2O का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो N2O का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मैं आपको समझाता हूं। N2 का स्ट्रक्चर पहली बात तो लीनियर होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। नाउ दिस इज लीनियर, आप लोग याद रखिएगा, दिस इज लीनियर। उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन क्या करता है, एक 2 बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन से, समझ में आ गया। और क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं बना सकता, इज इट क्लियर। तो उसको समझाने का तरीका क्या है, सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करता है और 2 बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड बना के यहां पर दूसरे नाइट्रोजन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या यह है कि इस नाइट्रोजन का अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इस केस में यहां पर वो क्या करता है, एक बॉन्ड और बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर एक नाइट्रोजन जो है बेसिकली 4 बॉन्ड बना रहा है, जिसमें से 3 बॉन्ड उसके क्या होंगे, कोवेलेंट, और एक बॉन्ड पक्का उसका कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आ गया, ये सिंपल सीन है। अगर मान लो आपको N2O4 को डिजाइन करना है, N2O4 कैसे डिजाइन होगा, तो नाइट्रोजन क्या करता है, सबसे पहले ना एक दूसरे नाइट्रोजन को पकड़ता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो कोवेलेंट बनाता है, कंपल्शन है, ये लो 3 बॉन्ड उसने बना दिए, 2 ऑक्सीजन के साथ बना दिए, इसने भी 2 ऑक्सीजन के साथ बना दिए, पर अभी 2 ऑक्सीजन बाकी है। तो बाकी बॉन्ड बनेगा ना बेटा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, वो कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाइट्रोजन टोटल 4 ही बॉन्ड बनाता है, मैं कितनी बार बताऊं उतनी बार कम है। नाइट्रोजन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 3 बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, 3 बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, और एक बॉन्ड कैसा होता है, कोऑर्डिनेट होता है। आप लोग याद रखोगे, एक बॉन्ड कैसा होता है, कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इस तरह से यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की यहां पर स्ट्रक्चर दी हुई है, तो आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हो। बस इतना दिमाग में रखो कि एक्चुअली जैसे NO2 की स्ट्रक्चर बनानी है, NO2 की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, NO2 की स्ट्रक्चर में देखो नाइट्रोजन 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। अब बचा हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन जो यहां पर बैठा हुआ है, तो बेटा ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आर गेटिंग माई पॉइंट, जिससे इस ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और ये अभी देखो टोटल आराम से 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। समझ में आया, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। सो इस तरह से इसको दिखाया जाता है, अपना दिमाग पूरा लगाओ। लेकिन आप लोग याद रखो कि कभी कभार हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सारी चीजें सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन में 16 हो गए, 16 और 7 कितने हो गए, 16 और 7 23 हुए ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा नाइट्रोजन के पास, तो कोई चारा नहीं है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन की। सबसे पहले अपन अमोनिया की बात करते हैं। देखो अमोनिया का सीन कुछ ऐसा है कि अमोनिया बहुत काम आता है इंडस्ट्री में। ये क्या करता है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और एक लोन पेयर उसके पास प्रेजेंट होता है। अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन का यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है, तो वो होगा sp3। अगर मैं स्ट्रक्चर पूछूं तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो होता है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, यस पिरामिडल स्ट्रक्चर यहां पर नजर आएगा sp3 हाइब्रिडेशन के बाद भी। क्यों, क्योंकि बेटा शेप ऐसी होती है जिसमें लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो इस हिसाब से तो आपको ये कुछ ऐसा पिरामिड के जैसा दिखेगा, ऐसा पिरामिड के जैसा, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है। अब कहता है भैया अमोनिया को बनाएंगे कैसे, तो बड़ा सिंपल है। देखो अमोनिया को बनाने के लिए आपको यूरिया लेना पड़ेगा। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। जब आप यूरिया को पानी में डाल दोगे तो ये अमोनियम कार्बोनेट देगा आपको, क्या देगा, अमोनियम कार्बोनेट देगा। अब अमोनियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो उससे आप लोगों को यहां से अमोनिया गैस प्लस पानी और प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग, नोट डाउन कर लीजिए कि भैया अमोनिया आपको कैसे मिलती है। यूरिया के थ्रू आप पानी से, यूरिया को पानी में डालने के बाद अमोनियम कार्बोनेट मिलता है, उसको हीट करने के बाद आपको अमोनिया गैस मिलती है। अगर आप NH4Cl को हीट कर दोगे तो अमोनिया बाहर निकल जाएगी और HCl, ये तो बहुत ही कॉमन है यार। NH4Cl में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक Cl को लेके HCl बाहर निकाल देगा और अमोनिया। अगर मैं बात करूं यहां पर NH4OH की, अमोनिया और पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि OH ये देगा और H ये देगा। कितना आसान है,
बच्चों के जैसा खेल है। अब एक और तरीका होता है लार्ज स्केल में अगर अमोनिया बनानी है, तो वो प्रोसेस का नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो। हैबर्स प्रोसेस लार्ज स्केल पर अमोनिया बनाने का तरीका है, जिसमें नाइट्रोजन गैस लेते हो, हाइड्रोजन गैस लेते हो 1:3 में। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। 1:3 में नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन गैसेस को लिया जाता है, अमोनिया उससे बनाया जाता है। बट इसके अंदर आप लोगों को यूज करना पड़ता है एक कैटलिस्ट, जैसे कि आयरन मोलिब्डेनम, इनको यूज करना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, जिससे फ्रीक्वेंटली अमोनिया बनाई जाती है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो, अगेन मजेदार बात है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा कभी नहीं बनाता। तो आप देखो यहां पर बॉन्ड कैसे बन रहा है। ये एक नाइट्रोजन है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब आपके पास तो 2 ही बॉन्ड बचे, तो एक बॉन्ड उसने क्या किया, OH के साथ बना लिया, मतलब ऑक्सीजन के साथ। अब यहां पर एक ऑक्सीजन और बची हुई है मरी मरी, तो यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, जब भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उसको आप यूं भी दिखा सकते हो कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें प्लस आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो उसमें माइनस आ गया। तो बेटा ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का, ये जो ऊपर वाला एरो वाला तरीका है वो तो पुराना तरीका है, लेकिन जो नीचे वाला तरीका है वो नया तरीका है। दिस इज न्यू मेथड टू शोकेस दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का तरीका होता है, या तो एरो से दिखा सकते हो, या फिर आप +2 माइनस भी दिखा सकते हो, और एक सिंगल यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बना के, ये भी तरीका होता है। तो आपकी मर्जी है जिससे भी दिखाओ, लेकिन नाइट्रिक एसिड काम बहुत आता है। अब बोले कि नाइट्रिक एसिड को कैसे तैयार करते हैं, तो बेटा नाइट्रिक एसिड को तैयार करने के लिए आपको सोडियम नाइट्रेट की जरूरत पड़ती है। बहुत सिंपल है, देखो NaNO3 की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करा दो, कोई आपको करना क्या है, इसको सोडियम को हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है। आप हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, किसी एसिड से करवा दो। अगर आपने यहां पर H2SO4 से रिएक्शन करवा दी तो यहां पर HNO3 तैयार हो जाएगा। यार कुछ भी नहीं है, इसने हाइड्रोजन दिया, उसने हाइड्रोजन लिया, यहां पर इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे एक हाइड्रोजन पे प्लस है और बाकी स्पीसी पे माइनस है, तो अपने आयन एक्सचेंज कर दो। यहां पर एक हाइड्रोजन इस NO3 को लेके भाग जाएगा और सोडियम उसके साथ चिपक जाएगा, तो फाइनली दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, NaH साथ में NO3, सॉरी NaHSO4। आ गया समझ में, ये कंपाउंड बनेगा। तो एक HNO3 बन गया जो हमें बनाना था, और साथ में NHSO4 बन गया। अब हम आगे चलते हैं, एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है H2SO4 को बनाने का, जो बहुत ही फेमस है, दैट इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3 बनाने का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, वो H2SO4 बनाता है। यहां पर ओस्टवाल्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, जो HNO3 बना के देगा। तो चलो अब हम लोग नाइट्रिक एसिड को बनाने का एक बहुत ही नेमिंग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसका नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। मेरे प्यारे बच्चों, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में डिटेल में बहुत बार पूछा जाता है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस को बेटा सब लोग कॉपी पे लिखोगे, याद करोगे। अभी सब लोग क्या तैयार हो ओस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए, एक बार चैट में लिख के बताओ जल्दी सी। तैयार हो? देखो, अगर आपको लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में HNO3 बनाना है, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, तो उसको बनाने के 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अमोनिया गैस की जरूरत रहती है। सबसे पहले आप अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओ, प्लेटिनम और रहूदियम की प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर रखो। जैसे ही आप अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो यहां पर ये NO गैस प्रोड्यूस होगी। समझ में आ गया? साथ में पानी बाहर निकलेगा। अब ये जो NO गैस है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 गैस में कन्वर्ट होती है। समझ में आ गया? NO गैस वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 गैस में कन्वर्ट होती है। रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इन दैट केस आपको NO2 को यहां से तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा। बाद में जो NO2 आप बाहर निकाल रहे हैं उसको पानी के साथ रिएक्ट कराओ, आपको HNO3 मिलता रहेगा। दिस इज द मेथड ऑफ ओस्टवाल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, आपको NO मिलेगा। उसके बाद NO का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओ, NO2 मिलेगा। NO2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, यानी कि हाइड्रेशन कराओगे, तो HNO3 बन जाएगा। दिस इज नाइट्रिक एसिड। ये स्टेप बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका सेटअप ऊपर लगा हुआ है, हमें सेटअप के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी, बट दूसरे बीकर में HNO3 इकट्ठा होता रहेगा इस रिएक्शन के बाद। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आप यूज क्या करते हो, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में यूज किया जाता है अमोनिया।
और उसका रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि अमोनिया को यूज किया था ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। ठीक है, बाकी आगे की चीज आगे रहेगी, लेकिन यहां पर ये स्पेशल सवाल पूछा जाता है कि भैया यहां पर यूज क्या होता है। चलिए अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि भैया ये जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, वो कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन है ना बेटा, वो प्लस के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है, जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्लीज आप इसको लिख लो, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब वो फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती। अगर वो वापस आगे इंक्रीज नहीं हो सकती, +5 से आगे नहीं जा सकती, तो इसका मतलब ये दैट इज रियली वेरी गुड। ये खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब दिस इज अ रियली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये खुद तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता। तो आप लिख लो सबसे पहला नोट लगा के, HNO3 इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, सेल्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब हम बात करते हैं जैसे कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। जरा देखो, अगर आपने मान लो HNO3 का रिएक्शन P4 से करवा दिया, P4 मतलब फोस्फोरस, इसको व्हाइट फोस्फोरस कहते हैं, उससे रिएक्शन करवाया, तो इस व्हाइट फोस्फोरस का वो ऑक्सीडेशन कर देगा। जरा आप चेक करो सीधे, आप खुद ही सोचो कि यहां पर HNO3 बनाया है, तो यहां पर भी कोशिश करेगा ना कि फोस्फोरस वो खुद भी, जरा आप चेक करो कि HNO3 खुद मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर बैठा हुआ है, तो वो कोशिश करेगा ना कि फोस्फोरस का भी ऐसा ही कंपाउंड बन जाए। तो इन दैट केस क्या करता है, फोस्फोरस के साथ जब भी HNO3 रिएक्शन करता है तो वो उसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड बना देता है, जिसको बोलते हैं H3PO4। याद है आप लोगों को, ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड कहते हैं इसको। यहां पर फोस्फोरस प्लस के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, H3PO4 बना देता है, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो बहुत है, खुद को रिड्यूस कर लेता है। ये प्लस के 5 से खुद कहां चला जाता है, प्लस के 4 पर, यानी कि NO2 गैस बाहर निकालता है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग। यहां पर आप गौर से देखना कि HNO3 जब भी कभी रिएक्शन करेगा तो खुद रिड्यूस होकर NO2 में कन्वर्ट होगा। प्लीज आप इस पे फोकस करिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 में अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन में वो आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है। फिर आयोडीन का क्या करेगा, वो आयोडीन का कोशिश करेगा कि भैया आयोडीन का जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबल ऑक्सो एसिड है वो बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन का मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबल ऑक्सीडेशन ऑक्सो एसिड है HIO3 बेटा, ये ध्यान रखना। प्लस का 5 वाला इसका स्टेबल होता है, प्लस का 7 वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आयोडीन सबसे नीचे आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +7 वाले कंपाउंड जनरली नहीं बनाता। ये पता होना चाहिए, बहुत कम बच्चों को पता है ये। तो बेसिकली आयोडीन यहां पर प्लस का 5 वाला अपना स्टेबल कंपाउंड बनाता है। और अगेन आप देखो कि HNO3 खुद किस में कन्वर्ट हुआ है, वो खुद NO2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है, वो खुद NO2 गैस बना रहा है। तो एक चीज गांठ बांध लो कि HNO3 जब सामने वाले की ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद रिड्यूस होकर NO2 में कन्वर्ट होता है जनरली। आया समझ में? और रिएक्शन देखो, मान लो कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दी, तो देखो बेटा कार्बन वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, उसका ऑक्सो एसिड बना के दे रहा है। तो यहां पर कार्बन के साथ रिएक्ट भी करेगा। अगर मान लो कार्बन के साथ आपने HNO3 को रिएक्शन करवा दी, तो ये कार्बन का ऑक्सो एसिड बना के दे देगा। कार्बन का ऑक्सो एसिड क्या होता है, H2CO3, याद है? तो बेसिकली H2CO3 इतना स्टेबल नहीं होता, तो वो H2O + CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, वो अलग बात है। समझ में आ गया? बट ये उसका ऑक्सो एसिड बना के देता है, बोलता है गिफ्ट है मेरी तरफ से, ले ले मेरे प्यारे बच्चे, तू रख ले। लेकिन खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद NO2 गैस बना लेगा। तो देखो खुद NO2 गैस बना रहा है मेरा होशियार, लेकिन ये ऑक्सो एसिड बना के दे रहा है। इसके कॉम्बिनेशन से आप H2CO3 बना सकते हो, कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसको। आ जाओ सल्फर के साथ रिएक्शन करवाओ। सल्फर के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपको भी पता है सल्फर का सबसे बड़ा ऑक्सो एसिड कौन है, H2SO4। तो देखो बना के दे रहा है, लेकिन खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है, खुद ये NO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप गौर से देखना कि HNO3 ने कुछ नहीं किया, जिससे भी आपने इसकी रिएक्शन करवाई उसने सामने वाले का स्टेबल ऑक्सो एसिड बना के दे दिया, खुद NO2 में कन्वर्ट हुआ। दैट्स इट, दैट इज द ट्रिक, दैट इज द ट्रिक, यही ट्रिक है। तो ट्रिक पकड़ा करो, केमिकल रिएक्शन तब याद होती है, ऐसे फर्जीवाड़े में याद नहीं होती है। तो मतलब यह है कि HNO3 जब भी किसी
एटॉमिक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फोस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये किसी से भी रिएक्ट करेगा, ये कार्बन से रिएक्शन कराओ इसकी, सल्फर से रिएक्शन कराओ इसकी, ठीक है, फोस्फोरस से रिएक्शन कराओ इसकी, आयोडीन से रिएक्शन कराओ इसकी। याद करने का तरीका बताता हूं, देखो यहां पर लिख दिया चारों रिएक्शन। ये खुद तो क्या बनाएगा, ये खुद तो 1.5 शाणा है, NO2 बनाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। ये खुद 1.5 शाणा है, NO2 में कन्वर्ट होगा, खुद एक ही चीज बना रहा है। लेकिन कार्बन के केस में क्या बना के देगा, कार्बन को वो उसका ऑक्सो एसिड बना के दे देगा, H2CO3। अच्छा, सल्फर के केस में क्या बना देगा, H2SO4। अच्छा, फोस्फोरस के केस में क्या बना के देगा, H3PO4। क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए लाल चड्डी पहननी पड़ेगी तुम लोगों को, बताओ मुझे। क्या आयोडीन के केस में क्या बना देगा, HiO3। यही इसका स्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब ये आप लोग मुझे बताओ, क्या ये 4 केमिकल रिएक्शन याद करने के लिए आपको लाल चड्डी पहननी पड़ेगी? क्या आपको लगता है, बताओ मुझे, क्या आप लोगों को नीली पैंट पे लाल चड्डी पहनोगे और मम्मी की लाल चुनरी लोगे और उसको लहराते हुए बोलोगे मैं शक्तिमान हूं, तब याद होगा? क्या उससे पहले याद कर लोगे तुम लोग, बताओ मुझे। झंडू बाम झंडू हम, 4 रिएक्शन याद हो गई। हाँ, तो ये लड़की भी कह रही है पॉइंट टू बी नोटेड सर। इसने लाल चड्डी नहीं, इसने लाल कोट पहन रखा है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट। तो फाइनली गाइस अब हम प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। सो अब चलते हैं आगे। अब देखो एलोट्रॉप पढ़ेंगे फोस्फोरस के, दैट इज रियली ऑसम। देखो फोस्फोरस के 3 एलोट्रॉप जनरली हमको पढ़ाए जाते हैं। एक तो होता है व्हाइट, दूसरा होता है ब्लैक, तीसरा होता है रेड। अगर मैं पूछूं इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि वो काला हुआ ही क्यों है, अरे बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिए हो तुम, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिए हो, तब जाके ये व्हाइट से रेड से ब्लैक हो गया, इतना काला हो गया कि अब वो स्टेबल है। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप है तो वो ब्लैक है। सबको समझ में आ गया? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ये होता है व्हाइट। व्हाइट द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो वो ब्लैक वाला है, और ये रेड वाला बीच का है। सबको समझ में आया? अब हम चलते हैं। देखो जो व्हाइट फोस्फोरस होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है, इसमें इतने ज्यादा स्ट्रेन होता है, हालांकि होने को तो 4 फोस्फोरस है। यहां पर इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, sp3 हाइब्रिडेशन है, लेकिन एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें ना एंगल से स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। स्ट्रेन का मतलब जकड़न बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये इतना रिएक्टिव है कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो दिस इज हाईली रिएक्टिव, हाईली स्ट्रेनेबल, हाईली स्ट्रेन्ड, हाईली रिएक्टिव। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो P4। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ब्लैक वाला। अच्छा, रेड वाला कैसा होता है? रेड वाला क्या करता है, पॉलीमर टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है, लंबी। आया समझ में? इसमें तो क्या था, आपस में ये P आपस में जुड़े होते हैं, बॉन्ड रह गया, ये P आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन रेड फोस्फोरस में क्या होता है, ये अंदर वाले जो P थे वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाते हुए एक लंबी पॉलीमर चैन बनाते हैं। तो यहां पर ये लंबी पॉलीमरिक चैन होती है, इसमें इतना स्ट्रेन नहीं होता, बट लेस रिएक्टिव होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कोई पूछे कि भैया व्हाइट और रेड में क्या फर्क है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड रेड, तो पहला तो रंग का फर्क है। जो व्हाइट वाला है वो व्हाइट कलर का होता है, जो रेड वाला है वो रेड कलर का होता है। लेकिन ये तो बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है पहला नंबर पॉइंट, ये व्हाइट वाला इंसोल्यूबल होता है पानी के अंदर, पानी के अंदर नहीं घुलता है, समझ में आ गया। बट ये सोल्यूबल होता है CH2 में, CH2 में घुलता है। रेड वाला दोनों में ही इनसॉल्युबल है। तो जरा आप चेक करो, पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट वाला और रेड वाला दोनों का दोनों इनसॉल्युबल है, पानी के अंदर नहीं घुलेगा। लेकिन व्हाइट वाला एक्चुअली कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा वाला पॉइंट की तरफ चलता है। दूसरा वाला पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों की व्हाइट वाला एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेन का मतलब समझते हो, जकड़न। तो इतना ज्यादा जकड़न की वजह से, क्योंकि एंगल बहुत कम होता है, एक्चुअल एंगल होना चाहिए था 108 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए था, बट एक्चुअली नहीं होता, वो कोई 60 डिग्री के करीब एंगल होता है। वो स्ट्रेन इतनी ज्यादा होती है उसकी वजह से, वो रिएक्टिव ज्यादा होता है, जकड़न ज्यादा होने की वजह से। जबकि रेड वाले में इतनी जकड़न नहीं होती, वो इतना रिएक्टिव नहीं होता। अब मजे की बात पर आते हैं। मजे की बात यह है कि अगर आपने व्हाइट फोस्फोरस को बेसिक मीडियम से रिएक्शन कराया तो वो फॉस्फीन गैस को बाहर निकालेगी। PH3 बनाने का तरीका होता है ना, दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
गौर से चेक करो, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। न्यू ये जो फॉस्फिन होता है ना, वो बेसिक मीडियम से रिएक्ट करके, यानी कि OH माइनस भी लिखा हो, ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ये क्या कराता है, ये फोस्फीन बनाता है और साथ में H2PO2 माइनस, ये दो कंपाउंड बनाता है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोर 0 पर है, 0 से यहाँ माइनस के 3 पर जाता है और ये प्लस के 1 पर जाता है। तो 0 से प्लस के 1 पर जाना का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हो गया, और 0 से माइनस के 3 पर जाने का क्या मतलब है, रिडक्शन हो गया। सो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन जो दिख रही है, दैट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। बट अगर रेड फोस्फोरस को आपने बेसिक मीडियम में डाल दिया तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या करता है, H4P2O6, ये एक ऑक्सो एसिड बना के वो दे देता है। तो H4P2O6 टाइप का ऑक्सो एसिड आप लोगों को बना के वो दे देता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। नाउ विल टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ फोस्फोरस। फोस्फोरस की रिएक्शन कैसी होती है, सबसे पहले तो आप जरा चेक करो। अगर आपने फोस्फोरस, व्हाइट फोस्फोरस की बात हो रही है, वो काफी रिएक्टिव है। अगर आपने उसको बेसिक मीडियम में डाल दिया तो वो आप लोगों को फॉस्फिन गैस बना के देगा, जो कि रोटन फिश की तरह की ऑर्डर होती है, बहुत ही बदबूदार ऑर्डर होती है। अगर आपने फोस्फोरस का रिएक्शन सल्फर के साथ करवा दिया तो आपको एक कंपाउंड बना के देगा जिसको फोस्फोसल्फाइड कहते हैं, और एक्चुअली ये मैच स्टिक में काम आता है। आपने माचिस की तिल्लियां देखी हैं, उसके ऊपर जो रोगन होता है बेसिकली वो इसी का बना होता है, ठीक है। P4S3 का, P4S3 का बना होता है। ये माचिस की तिल्ली के ऊपर का रोगन है। और अगर आप लोगों ने P4 को हाइड्रोजन प्लस हीट से रिएक्शन करवा दी तो वो फॉस्फीन गैस बना के देगा। ये आप लोगों को ऊपर से ही पता है। अगर आप लोगों ने P4 की रिएक्शन SO2Cl2 के साथ करवा के दे दी, SO2Cl2, ठीक है, तो इससे वो क्या करेगा, इससे वो, उसको दिखता है यहां पर क्लोरीन जो कि एक्सिस में दिखाई दे रहा है उसको, उससे वो क्या करेगा, यहां पर PCl5 बनाएगा सबसे पहले। और PCl5 को अगर आप पानी में डाल दोगे तो यहां पर दो हाइड्रोजन इसके दो क्लोरीन को ले जाएंगे और HCl बनाएंगे, और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ के POCl3 बना के देगा। ये रिएक्शन बड़ी आसान होती है। अगर आप PCl5 की रिएक्शन पानी के साथ करवा दो, ठीक है, तो इन दैट केस ये दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन ले जाएंगे और एक ऑक्सीजन जो POCl3 बना के देगा, ठीक है। फाइनली अगर POCl3 फिर से आपने पानी में डाल दिया तो वो आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 बना के देगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। पहला जो रिएक्शन है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि P4 का रिएक्शन आपने HNO3 के साथ करवा दिया, तो अभी आप पढ़ के आए हो कि HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो फॉस्फोरस का क्या बना देगा, ऑक्सो एसिड बना के तैयार करके दे देगा। ये तो पहले पढ़ के आए हो, एरो NO2 गैस बाहर निकलेगी। अगर P4 का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दिया तो ये भी यही करेगा जो HNO3 ने किया, ये भी यही करेगा, ये भी उसका ऑक्सो एसिड बना के दे देगा H3PO4 और खुद SO2 गैस बाहर निकालेगा। तो मजे की बात देखो, अगर आप लोगों ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया तो NO2 बाहर निकलेगी, सल्फ्यूरिक एसिड से कराया तो SO2 गैस बाहर निकलेगी। ये कितना आसान है। अगर आप लोग ना वाकई में अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना चाहते हो तो तरीका क्या है, आप मेथड पकड़ो कि कौन कैसे रिएक्शन कर रहा है। HNO3 और H2SO4 में फर्क क्या है, बट देखो HNO3 और H2SO4 में फर्क ये है कि HNO3 बेसिकली नाइट्रोजन का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सो एसिड है, सल्फर का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सो एसिड H2SO4 है। तो ये बेसिकली फास्फोरस का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सो एसिड बना के दे रहा है। ये NO2 गैस बाहर निकाल रहा है तो ये SO2 गैस बाहर निकाल रहा है। क्या फर्क है, समझ में आया? इसके अलावा अगर आपने व्हाइट फोस्फोरस को लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो वो P2O3 बना के देगा, और P2O3 बेटा अकेला नहीं रह सकता, तो वो डाइमराइज फॉर्म में P4O6 हो जाता है, दो जुड़ जाते हैं आपस में। फिर अगर आपने P4O6 को पानी में डाला तो आप लोगों को फोस्फोरस एसिड बना के देगा H3PO3। बट अगर आपने मान लो कि फोस्फोरस की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ करा दी, खूब घनी ऑक्सीजन, मजा ही मजा, तो इन दैट केस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में वो और ऊपर बढ़ेगा, P2O5 बनाएगा, डाइमराइज फॉर्म में वो P4O10 बनाता है, पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद हायर लेवल का ऑक्सो एसिड बनाता है जिसको H3PO4 बोलते हैं। तो फोस्फोरस एसिड तो ऊपर बनता है लिमिटेड ऑक्सीजन में, फोस्फोरिक एसिड नॉन लिमिटेड एक्सेस ऑक्सीजन में बनाया जाता है, H3PO4 बोलते हैं। सबको समझ में आया? तो ये तरीका होता है। बट अगर आपने व्हाइट फोस्फोरस को हीट किया तो वो अनस्टेबल कंपाउंड P2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इतना स्टेबल नहीं होता।
ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगर मान लो रिएक्शन ऑफ PCl5 की पढ़ते हैं, PCl5 को अगर आपने हीट किया तो वो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्लोरीन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। अगर आपने PCl5 को पानी में डाला तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आओ तो कि वो पानी में डालने के बाद POCl3 बना के देगा, अगर आपने और वाटर में डाला तो वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना के देगा। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हो, ये रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाई थी तुम्हें, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर कोई पूछे कि PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है तो दैट इज ट्राइगोनल, ठीक है, लिख लो इसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इज द स्ट्रक्चर। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं जो ट्राइंगल के अंदर हैं उनको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं पिरामिड बनाने के लिए वो होते हैं एक्सियल बॉन्ड। और हमेशा एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, मतलब बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं है PCl5 में। अब अपन आते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स पढ़ते हैं। देखो भैया ऐसा है कि फॉस्फोरस H3PO2, H3PO3 और ना जाने कितने H3PO4, और यहां पर फिर बाकी और बहुत सारे हैं। देखो यहां पर H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 और यहां पर HPO3N, N मतलब पॉलीमरिक फॉर्म में। भाई साहब इतने सारे वो ऑक्सो एसिड बनाता है। अब पहले तो इनके नाम याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया इनका नाम। अगर आपको नाम नहीं याद तो समझो आपका कुछ काम नहीं होगा। तो देखो यहां पर H3PO2 को बोला जाता है, जरा आप चेक करो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपो का मतलब कमी, उसमें ऑक्सीजन की और कमी है। जो फॉस्फोरस एसिड है उससे भी एक ऑक्सीजन कम है, H3PO3 होता है फॉस्फोरस एसिड, उसमें हाइपो लगा दिया मतलब एक और ऑक्सीजन की कमी होगी, H3PO2 बोलते हैं। यहां पर फॉस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती होगी। अब हम बात करते हैं यहां पर H3PO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फोरस एसिड। समझ में आ गया। एक होता है आपके पास H4P2O5, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O5। फिर आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H4P2O6। फिर होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसको ये सबको पता है H3PO3। फिर होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। एक होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड जिसको बोलते हैं HPO3N। अब बेटा ये लिस्ट अगर आपको नाम याद नहीं है तो फिर आप गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस लिस्ट को याद करो, क्योंकि इस लिस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये लिस्ट आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देगी, स्पेशली आप लोगों को नाम और फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि नाम के हिसाब से सवाल पूछा जाएगा। ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप यहां पर स्ट्रक्चर मुझसे बनवाना चाहो तो आपके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। एक तो H3PO2 की, एक होती है H3PO3 की और एक होती है H3PO4 की। मैं तीनों स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। H3PO4, तो देखो H3PO2, देखो फॉस्फोरस टू ऑक्सो एसिड है तो एक डबल बॉन्ड तो होएगा ही। अब एक ऑक्सीजन और है H3PO2 के अंदर और उसको एक हाइड्रोजन से जोड़ दो, बाकी दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। अगर मैं H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो फॉस्फोरस टू ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड तो हो गई। अब बाकी दो ऑक्सीजन और बचे हुए हैं तो वो एक्चुअली OH की फॉर्म में यहां पर इसके साथ जुड़े होते हैं और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है। एक होता है H3PO4, वहां पर फॉस्फोरस टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। फिर बची 3 ऑक्सीजन, ठीक है। वो 3 ऑक्सीजन बेसिकली यहां पर OH बॉन्ड बना के जुड़ी हुई होती है। सो ये इनका क्या होता है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। अब अगर कोई पूछे कि ये कितने कितने हाइड्रोजन दे सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं, ये एक ही हाइड्रोजन देगा तो इसकी बेसिसिटी सिर्फ एक है। समझ में आया। ये 2 हाइड्रोजन देंगे, ये देखो ये एक ये 2, ये 2 हाइड्रोजन दे सकती है तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। और इसकी बात करें तो ये 3 हाइड्रोजन दे सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अलग करना आसान है तो इसकी 3 बेसिसिटी होती है। अब याद होना चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर्स आप याद करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो याद होना चाहिए। बट एक आप याद कर लेना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड के ऊपर एक बार सवाल पूछा गया है। बनाना बहुत आसान है, अगर आप वाकई में मेहनत किए हो तो ये चीजें आसान है। अब 16 नंबर ग्रुप की तरफ चलते हैं। 16 नंबर ग्रुप है हमारे पास चैल्कोजन ग्रुप, जिसको बोलते हैं भैया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये 4-5 आपके पास मेंबर है और इसके लिए आपको वर्ड दिया जाता है ओ स्टाइल से टीपो। समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे, फटाफट से खत्म करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो सल्फर का 16 होता है, कितना जोड़ा आपने 8। सेलेनियम का 34 होता है तो कितना जोड़ा आपने 18। टेलुरियम का 52 होता है तो कितना जोड़ा आपने 18।
और फिर आपका पोलोनियम आता है उसके लिए 32। तो आपका जो मैजिकल नंबर अभी भी उतना ही है, 8, 18, 18 और 32, दैट इज द मैजिकल नंबर। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे ही दिखेंगे, देखो ये 2 4 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4 ऐसे ही दिखेगा आपको, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इनकी रिएक्शंस को पढ़ते हैं। 16 नंबर ग्रुप पर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड। कौन से हाइड्राइड बनाएगा, देखो ऑक्सीजन का हाइड्राइड होता है पानी, ये तो सबको पता है ना, जल बिना जीवन ना पॉसिबल। उसके अलावा सल्फर बनाता है H2S, जिसकी ना रोटन एग के जैसी बदबू होती है। सेलेनियम H2Se बनाता है, टेलुरियम H2Te बनाता है और पोलोनियम यहाँ पर H2PO बनाता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। अगर एसिडिटी की बात करें तो एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा बढ़ती है। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो देखो ये इसको तो भूल जाओ, ये रेडियो एक्टिव है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, H2Te। आया समझ में, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक H2Te है। क्यों, एसिड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन डोनर, ठीक है, जो हाइड्रोजन डोनेट करे। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, टाइटेनियम का साइज बहुत बड़ा है। अगर उसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा है, इसको तोड़ना आसान होगा। तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है बेसिकली, ठीक है, तो वो इतना आसान है तोड़ना कि यहां से हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकलता है, इस वजह से इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होती है। ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ती है। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर मान लो इनकी रिएक्शन कराई जाए ऑक्सीजन के साथ, तो देखो भैया सीधी सी बात है, ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन बाकी जब बात करें सल्फर की, वैसे ये O3 बनाता है, ठीक है, ओजोन बना सकता है, बट आगे चलते हैं अपन, ये तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप की कहानी हो गई। O3 बनाता है उसको पढ़ लेंगे, ओजोन को। सल्फर की बात करें, देखो डाई और ट्राई सल्फाइड यहां पर ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर, सेलेनियम भी यही करता है। सेलेनियम क्या करता है, सल्फर ये सेलेनियम डाइऑक्साइड बनाता है। टेलुरियम डाइऑक्साइड बनाता है। पोलोनियम तो कोई ऑक्साइड बनाता नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। आया समझ में। तो सीन कुछ ऐसा है कि सल्फर है जो दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, जिससे आप यहां पर H2SO3 और H2SO4 यानी सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड बनवा सकते हो। और यहां पर जो SO2 है उसको हम लोग रिड्यूसिंग, ये देखिए SO2 is more often reducing than oxidizing. SO2 बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो दिस इज RA, बजाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि ये अभी कहाँ है, +4 पर, ये कहां तक जा सकता है, +6 तक जा सकता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जो ग्रुप नंबर 16 है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, तो देखो बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +2 तक वेरी करता है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो -2 से और +6 तक दिखाते हैं, एक लास्ट वाले को छोड़ के। जैसे कि ये टेलुरियम की बात करें तो +4 तक जाता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके हाइड्राइड की। इनके हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इनके हाइड्राइड आप पढ़ ही चुके हो, कौन सा होता है, H2O, H2S, H2Se, H2Te। अब इनका सवाल पूछा कि भैया इनके थर्मल स्टेबिलिटी बताओ। ये सवाल काफी बार आता है, मतलब काफी बार तो मतलब काफी बार, समझ में आया। अब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी पानी की नजर आएगी आपको, ठीक है। ऊपर से नीचे जाओगे तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, पानी की सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और काफी ज्यादा इसका स्टेबिलिटी होता है वाटर का। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी घटने लगती है क्योंकि साइज बढ़ने लगता है, वीकर बॉन्ड होने की वजह से ऐसा होता है ना, ये तो आपको पता ही, क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से अलग किया जा सकता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करो तो देखो बेटा सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो यहां पर सिर्फ वाटर है जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी तो किसी कोई बनाता ही नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी इनकी घटती जाएगी। एसिडिक नेचर की बात करो तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, H2Te, ये बता चुका हूं। रिड्यूसिंग नेचर की बात करो तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसकी होगी, तो देखो भैया रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो सामने वाले को रिड्यूस करे, यानी कि वो खुद क्या करे, हाइड्रोजन आसानी से डोनेट करे। हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए वो कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोजन डोनर सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा, H2Te, ये सबसे आसानी से हाइड्रोजन देगा। क्यों, क्योंकि ये टाइटेनियम जो है बेसिकली काफी बड़े साइज का है,
तो यहां पर वो हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकाल देगा, क्योंकि हाइड्रोजन टू टाइटेनियम बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई पूछे कि रिड्यूसिंग कैपेसिटी बताओ, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैपेसिटी H2Te की होगी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था। तो यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है। रीजन क्या है? क्योंकि नीचे वाला सबसे आसानी से हाइड्रोजन देगा। समझ में आया? अब हम बात करते हैं डाई ऑक्सीजन की। तो डाई ऑक्सीजन का सबसे पहले बनाने की विधि, मतलब प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो देखो भैया, ऐसा है कुछ, अगर आप यहां पर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो या फिर यहां पर H2O2 पेरोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो ऑक्सीजन मिलेगी। मोस्ट कॉमन है, बहुत बार इलेक्ट्रोलिसिस कराए हो तुम। लेकिन यहां पर आप लोगों को प्योर वाटर नहीं लेना, उसमें एसिड ऐड करना पड़ेगा। KClO3 को हीट करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिलती है, ये बहुत काम का मेथड है। KMnO4 की बात करें तो KMnO4 खुद यहां पर हीट करने के बाद K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, प्लस MnO2 देता है और साथ में ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है। K2MnO4 ग्रीन कलर का होता है, तो पर्पल से ग्रीन में जैसी कन्वर्ट होता है। ये ब्राउन ब्लैक कलर का MnO2 निकालता है और साथ में ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है। नाउ दिस इज रियली वंडरफुल थिंग यू हैव टू फोकस ऑन। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल। ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करता है? तो देखो, मेटल के साथ वो क्या करता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल के साथ वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, मजेदार चल रहा है। अब हम चलते हैं आगे, ओजोन की बात कर लेते हैं। तो देखो भैया, ओजोन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मतलब ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो कहीं ना कहीं ओजोन मिलता है आपको। ओजोन की पहले तो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, बहुत कम बच्चों को इसकी स्ट्रक्चर पता है। तो उस केस में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाता है। सही है? अब ना यहां पर इन दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए, लेकिन इस केस में ऑक्सीजन विला पड़ा है जिसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। और लेकिन इनके पास क्या होता है, लोन पे डोनेट करने को होता है। किसी से भी करा लो, तुम्हारी मर्जी है। अब अगर मान लो इसने 2 लोन पे डोनेट कर दिए, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जिसमें इसमें माइनस का साइन है, इसमें प्लस का साइन आ गया। तो यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही यहां पर डबल बॉन्ड बने, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल और वहां पर डबल बॉन्ड हो सकता है। इस तरह से यहां पर ये इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और तीसरी इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाती है। समझ में आ गया? तो ये इसका मतलब। फॉर्मल चार्ज की बात करो तो ये जो पहली ऑक्सीजन दिख रही, जो प्लस का साइन है, उसमें +1 फॉर्मल चार्ज है, इस पे माइनस का 1 फॉर्मल चार्ज है और इस पे 0 फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज पता होना चाहिए। देखो, जहां पर आप ऑक्सीजन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हो तो ये ऑक्सीजन पे डबल 0 चार्ज है, लेकिन अगर आप यहां पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना दो तो इस पे प्लस का 1 फॉर्मल चार्ज है, इस पे माइनस का 1 फॉर्मल चार्ज है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब मजे की बात देखो, प्रिपरेशन मेथड अगर बात करें तो ऑक्सीजन की डिस्चार्जिंग से, ऑक्सीजन की आप साइलेंट डिस्चार्जिंग कराओगे तो आपको ओजोन मिलेगी। और एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ऐसे आसानी से नहीं बनती, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है तब बनता है ये। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, इसको साइलेंट डिस्चार्ज कराने से ओजोन बनता है। लेकिन ओजोन बनने के बाद, ओजोन एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों भैया? उसके पास नेसेंट ऑक्सीजन होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। आया समझ में? तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे मान लो ओजोन का रिएक्शन आपने PbS से करवाया, तो क्या करेगा वो, ये देखो सल्फर -2 पर है, उसको +6 पर धक्का दे देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। अगर आयोडीन की बात करें, I- से रिएक्शन कराने पर ये I2 बना देता है। फिर से अगर और कराओगे तो फिर से उसको HiO3 पे ऑक्सीडाइज करके +5 पर धक्का मार देगा। समझो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो। NO से रिएक्शन कराओगे तो वो NO2 में कन्वर्ट कर देगा उसको। तो बेसिकली यहां पर वो कर क्या रहा है, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात करते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की। सल्फर के एलोट्रॉप कितने होते हैं? देखो भैया, सल्फर के एलोट्रॉप होते हैं 2, जो आपस में क्या होते हैं 369। ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब ये एसिड इस एसिड में और ये एसिड इस एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। वो 2 फॉर्म कौन सी है? एक होती है रोम्बिक, एक होती है मोनोक्लिनिक। और जो रोम्बिक होती है वो येलो कलर का होता है, रोम्बिक येलो कलर का होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो भैया, जो रोम्बिक होता है, बेसिकली रोम्बिक, उसका स्ट्रक्चर क्राउन के जैसा होता है। मतलब यहां पर 8 सल्फर क्राउन के जैसे, क्राउन जो होता है ना, ये जो ताज होता है उसके जैसे, आपको क्राउन के जैसे दिखेगा, क्राउन पहना हुआ। और जो मोनोक्लिनिक होता है बेसिकली, वो चेयर के जैसा होता है। चेयर समझते हो? चेयर, उसकी जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है। ये देखो चेयर, आप बैठ भी सकते हो यहाँ पे, है ना? यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे सिर लगा लो अपना। तो यहाँ पर जो 2 स्ट्रक्चर है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, रोम्बिक ताज के जैसा होता है, मोनोक्लिनिक चेयर के जैसा होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में। सबसे पहले आता है SO2।
SO2 बहुत काम की चीज है भैया। तो SO2 की पहले तो स्ट्रक्चर की बात कर लो। उसमें SO2 में सल्फर क्या करता है, दोनों ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर क्या कर सकता है मैं आपको बताऊं, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्स बॉन्ड है। तो भैया देखो उसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना के सेटिस्फाई कर दिया, ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसमें एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 119 डिग्री का होता है यहां पर। फिर भी उसके पास एक लोन पेयर बचा रह जाता है। और sp2 हाइब्रिडेशन होता है, कैसे पता लगा, 2 एटम अटैच किए हैं, एक लोन पेयर है, तो 3 के हिसाब से क्या होगा, sp2। आया समझ में, सल्फर डाइऑक्साइड। अब प्रिपरेशन मेथड क्या है, आप सल्फर लो, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड ये नहीं है। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड में आप ये जो फूल्स गोल्ड है, इसको फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि दिखता गोल्ड के जैसा लेकिन होता नहीं है। यहां पर ये जो फेरस सल्फाइड है, इसको यूज करते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो, ये फेरिक ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करता है और SO2 गैस को बाहर निकालता है। ये जो मेथड है वो मेटलर्जी का है, मतलब समझो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मेटलर्जी में इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग ये फेरस सल्फाइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद यहां पर इसका रिडक्शन करा के Fe लेके आते। उस केस में आपको SO2 गैस मिलती है। ये SO2 गैस आगे कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने में काम आती है। SO2 गैस या लाइट येलो कलर की होती है, आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो लेबोरेटरी मेथड क्या है। लेबोरेटरी मेथड में आपको सल्फाइट लेना होता है, यानी कि H2SO3 लेना होता है, H2SO3, इसको सल्फाइट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको, ये देखो ये खुद ही एसिडिक मीडियम का होता है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जब ये आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये SO2 गैस को रिलीज करता है, यहां से सल्फाइड से SO2 मिलती है, इनफैक्ट SO2 से सल्फाइड भी मिलता है, उल्टा भी है। ठीक है, अब रिएक्शंस ऑफ SO2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है, देखो SO2 मैंने आपको पहले ही कहा था, ये ट्राई करता है कि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ में आया, क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि ये प्लस के 4 पर है। अगर आपने इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो क्लोरीन 0 पर है, उसको रिड्यूस करा के माइनस के 1 पर ले जाएगा, SO2Cl2 बना देगा, जिसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहा जाता है। बहुत सारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स में काम लेते हैं इसको। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो खुद ही SO2 से SO3 में कन्वर्ट हो गया, खुद का ऑक्सीडेशन करा लिया इसने, लाजवाब। PbO2 की बात करें तो ये Pb एक्चुअली +4 है। अगर SO2 PbO2 से रिएक्शन करेगा तो PbSO4 बनाएगा, हैवी वाइट PPT बना लेता है उससे। आ गया समझ में, मतलब ये बेसिकली खुद को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, लालची है, दिस इज लालची। ये खुद को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। हर बार ये कहां पर कन्वर्ट हो गया, खुद आगे बढ़ गया, ऊपर चला गया। आ गया समझ में, ये मतलब निकलता, ऊपर वाले में SO2Cl2 में प्लस के 6 पर चला गया, ये बहुत क्षणा है। अब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सो एसिड की बात करते हैं तो देखो सल्फर के ऑक्सो एसिड में नाम आता है H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड, फिर आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आता है हमारे पास H2S2O8, पढ़े सुने हो, H2S2O8 मार्शल एसिड, फिर आता है आपके पास H2S2O7। तो ये आपके ऑक्सो एसिड्स है। नाम क्या है इनका, इसको सल्फ्यूरस, इसको सल्फ्यूरिक, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सो H2S2O7 को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसको ओलियम भी कहते हैं, ओलियम याद कर लो भैया, ये ओलियम बहुत काम आता है। तो H2S2O7 जो है ना, ये बहुत काम आता है, डायरेक्टली काम आता है, तो प्लीज आप इसको याद कर लो। कहां से बनाया जाता है, आप H2SO4 लो, उसकी रिएक्शन SO3 से कराओ, आपको क्या मिल जाएगा, H2S2O7 मिल जाएगा। इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ओलियम भी कहते हैं, काम आता है भैया कांटेक्ट प्रोसेस में। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले, अभी चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आप उनको लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करा सकते हो। वेदांतों में 2021-2022 के बैच चल रहे हैं भैया, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, उसमें अपने छोटे भाई बहन को ज्वाइन कराओ, टेस्ट सीरीज होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, एनालिसिस होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने छोटे भाई बहन को vdanti.in/yt pro पे लेके जाना है और फिर उसका एडमिशन करवाना है। मजे की बात यह है कि पूरे साल भर की फीस बहुत कम है। देखो वैसे एक महीने की फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप साल भर के लिए उसको ज्वाइन कराते हो तो ये फीस लगभग 30,000 के आसपास है। ठीक है, 30-32 हजार के आसपास है। तो पूरे साल भर के लिए लॉन्ग टर्म कोर्स अगर आप कराते हो तो 30-32 हजार रुपए में वो पूरे साल भर के लिए वेदांतु के साथ जुड़ा रह सकता है। 2650 रुपए पर मंथ की फीस है। ठीक है, अब इसके लिए आपको अगर और भी डिस्काउंट चाहिए तो बच्चों मैं आपको देता हूं एक कूपन कोड जिसका नाम है AA Pro। ये आपको जाना है vdanti.in/yt pro पे, फिर उसके बाद आपको A Pro कूपन कोड लगाना है, 15% का डिस्काउंट आपको और भी मिल सकता है।
तो देर मत करो, फटाफट से ज्वाइन करो। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। धीरू भाई अंबानी का मतलब अगर बिजनेस देखें तो बहुत मोनोपोली है H2SO4 बनाने में। धीरू भाई अंबानी की मोनोपोली है। मतलब H2SO4 तो भैया ऐसा है कि धीरू भाई अंबानी बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केस इन होल वर्ल्ड, उन्हीं की कंपनी बनाती है ना। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, तो वो 2 बॉन्ड यहां बनाता है, समझ में आ गया। 2 बॉन्ड वो ऐसे बनाता है, ऊपर नीचे भी बना सकते हो, फिर 1 बॉन्ड वो यहां बनाता है OH के साथ, और फिर 1 बॉन्ड यहां बनाता है OH के साथ, जिसको बोलते हैं H2SO4। यहां पर मजे की बात यह है कि अगर मैं सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कांटेक्ट प्रोसेस की। इससे आप क्या कर सकते हो, H2SO4 बना सकते हो। तो अगर आप देखना चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 बनाने के लिए कांटेक्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए आपको SO2 गैस की यूज करनी पड़ती है, जो कि कहां से मिलता है आपको, ये मिलता है आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस। जो मेटलर्जिकल प्रोसेस आप पढ़े थे, आपको याद है FeS2 का जब O2 से रिएक्शन कराया था तो आपको SO2 गैस मिलती है, तो ये आपको इंडस्ट्री में मिल जाती है। अब आप वेनेडियम पेंटॉक्साइड लो, अब आप SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओ, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, जो उसकी स्पीड बढ़ा के SO2 गैस आपको दे देगा, SO3 गैस देगा। अब ये SO3 गैस से आप क्या करते हो, H2SO4 की रिएक्शन कराते हो। मतलब समझो आपने क्या किया, आप एसिड यूज कर रहे हो एसिड बनाने के लिए। H2SO4 प्लस SO3 का आपस में रिएक्शन कराने पर ओलियम बनता है। ये ओलियम मैंने कहा था आपको काम आएगा। अब बेसिकली जो ओलियम है, अगर आप उसको पानी में डाल दो तो आपके पास H2SO4 के, देखो आप क्या किया था, आपने सिर्फ एक यूज किया H2SO4 जिससे ओलियम बना। फिर जब आप ओलियम को पानी में डालते हो तो आपको 2 यूनिट मिलती हैं, मतलब मुनाफा हो रहा है, समझ रहे हो। तो वही H2SO4 बार बार यूज करके आप डबल H2SO4 पैदा करते रहते हो। जरा समझो, यहां पर H2H2O7 प्लस वाटर, ये आपको 2 यूनिट H2SO4 की बना के दे रहा है। तो 1 यूनिट से 2 यूनिट आपकी पैदा हो रही है, समझ में आया। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी इंडस्ट्री डालेंगे देख लो। SO2 प्लस O2 विल गिव यू SO3, SO3 प्लस H2SO4 विल गिव यू ओलियम, ओलियम प्लस वाटर विल गिव यू ट्वाइस ऑफ H2SO4, यानी कि डबल बना के देगा। चलिए अब केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। H2SO4 की केमिकल रिएक्शन तो देखो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहली बात तो बताता हूं कि H2SO4 के 2 काम होते हैं। पहला तो दिस इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, मतलब पानी बाहर निकाल देता है, सुखा देता है। आपको पता है आपकी त्वचा पे गिर जाए तो जलने लगती है, तो सुक्रोज से पानी निकाल देगा, सिर्फ कार्बन बचेगा। पानी निकाल दो, इसमें से पानी है, ये सारा पानी बाहर निकाल दोगे तो कार्बन बचेगा। ग्लूकोज से भी सारा पानी बाहर निकाल देता है, ये पानी ही तो है, बाहर निकाल दो कार्बन बचेगा। अगर आप यहां पर इसकी रिएक्शन HC डबल बॉन्ड OH यानी फॉर्मिक एसिड से कराते हो तो यहां से वो क्या करेगा, पानी बाहर निकालेगा। निकालो पानी बाहर, तो ये जो पानी बाहर निकला फॉर्मिक एसिड से अगर आप पानी बाहर निकालोगे तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि H2SO4 कार्बन मोनोऑक्साइड बना के देता है, समझ में आया। अब एसिडिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखो भैया ऐसा है कुछ कि ये एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा और सोल्ट बनाएगा, सिंपल सी बात है, प्लस साथ में पानी बनाएगा। H2SO4 NaHCO3 इसके साथ रिएक्ट करके भी H2CO3 यानी कि क्या बना के देता है, कार्बोनिक एसिड, जो कि इतना स्टेबल नहीं होता, टूट जाता है और H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखो मैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे कि अगर P4 से रिएक्शन कराओगे तो P4 का ऑक्सीडाइज करके उसका ऑक्सो एसिड बना देगा H3PO4। खुद क्या बना रहा है जरा आप चेक करो, खुद ये हमेशा SO2 गैस ही बनाता दिखेगा आपको, फिक्स है। I- से रिएक्ट करोगे तो देखो ये आयोडीन में कन्वर्ट करता है और खुद बेटा ये क्या करता है, SO2 बनाता है। कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड CO2 प्लस H2O बना के देगा, खुद SO2 गैस ही बनाता है, ज्यादातर SO2 गैस निकलती है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बनाता है और पानी बाहर निकालता है। ओ माय गॉड, कॉपर के साथ रिएक्ट के ये क्या बना रहा है जरा आप देखो, क्यूप्रिक सल्फेट बना रहा, क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4, ठीक है, क्यूप्रिक सल्फेट बना रहा है। समझ में आया सबको। तो ये तरीका होता है, सामने वाले को क्या कर रहा है, सामने वाले को वो ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है। तो इन सब केसेस में वो ऑक्सीडाइज ही कर रहा है सामने वाले को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे, ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी, इसको पढ़ते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसको पढ़ते हैं फटाफट से। तो देखो भैया ऐसा है कुछ कि इनको हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको,
हेलोजन पहली बात इनको कहा जाता है। इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP5। NS2 NP5 समझ में आया? तो NS2 NP5 ये इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब 2s2 2p5, 3s2 3p5, समझ में आ गया? 4s2 4p5, 5s2 5p5, उसके बाद 6s2 6p5। मतलब जो इनका लास्ट शेल होगा वो ऐसे ही खत्म होगा, NS2 एंड NP5 ऐसे ही करके खत्म होगा, गारंटीड। समझ में आया? अब इनके एटॉमिक नंबर की तरफ चलो। ये क्या है? 9। तो 8 जोड़ दो 17, 18 जोड़ो 35, 18 जोड़ो 53 और 32 जोड़ो 85, ये हो गया। अब इनके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इनके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जरा आप चेक करो। फ्लोरीन तो थोड़ा सा बिरला है। अगर आप फ्लोरीन को पानी में डालोगे तो ये F- फिर ऑक्सीजन और O3 ओजोन गैस भी देता है। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी ऑकवर्ड है। F- फिर O2 और O3 बना के देता है। बट क्लोरीन को जैसे आप पानी में डालोगे तो वो क्या करता है, HCl और HOCl जरा आप चेक करो, ये एसिड बना के देता है, एक नॉर्मल एसिड और एक ऑक्सो एसिड। ब्रोमीन के साथ भी ऐसा ही होता है। ब्रोमीन अगर पानी के साथ डालोगे तो HBr और HOBr बना के देगा, लेकिन आयोडीन रिएक्ट नहीं करता है। सो आयोडीन रिएक्ट नहीं करता, ब्रोमीन रिएक्ट करता है और HBr नॉर्मल और ऑक्सो एसिड बनाता है। क्लोरीन भी नॉर्मल और ऑक्सो एसिड बनाता है, लेकिन फ्लोरीन की रिएक्शन तो लाजवाब है, अलग ही है। वो O2 और O3 बना के दे रहा है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ऐसा होता है। अगर हम इनके हाइड्राइड की एसिडिटी की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो इनके पहले तो हाइड्राइड होते हैं HF, HCl, HBr और HI। अगर मैं पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, क्या कहोगे? काफी बच्चे इसमें गलत जवाब देते हैं। तो देखो सीन कुछ ऐसा है। एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिड का मतलब होता है जो कि H+ आयन डोनेट करे। सही है, H+ आयन डोनेट करे। इनमें से आसानी से डोनेट करेगा HI। क्यों क्यों ऐसा करेगा? HI आसानी से डोनेट करेगा क्योंकि HI में आयोडीन के एटम की साइज बहुत बड़ी है और हाइड्रोजन की इतनी है। बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होगी, इसको तोड़ना आसान है, कम एनर्जी में टूट जाएगा। तो HI आसानी से हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, इसलिए उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ती है, यह आप लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि HI आसानी से हाइड्रोजन देता है। कई बच्चों को गलतफहमी है, HF बोल देते हैं, गलत, HI होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं भैया, ब्लीचिंग के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है COCl2। पर जब आप COCl2 जब इसको यूज करने लगते हो तो कैल्शियम आयन, उसके बाद हाइपोक्लोराइट आयन और क्लोराइड आयन, Cl- क्लोराइड आयन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली जो हाइपोक्लोराइड आयन है ना, यही ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। OCl जो दिया हुआ है ना, OCl-, यही है रिस्पॉन्सिबल जो कि ब्लीच करता है, क्योंकि इसके अंदर ही ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा? तो देखो, जिसकी इनमें तो यही रूल लगता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी सबसे ज्यादा होती है, इनमें यही रूल है। तो इस हिसाब से HClO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HClO, क्योंकि यहां पर लास्ट वाले में क्लोरीन प्लस के 1 पर है, यहां पर प्लस के 3 पर है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सबको निकालनी आती है, मैं आपको दिखा देता हूं। HClO4 की बात करें तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 8 है, हाइड्रोजन पे प्लस का 1 है, तो इस क्लोरीन पे कितना बैलेंस करना पड़ेगा? प्लस का 7। ओके, तो ये इसका मतलब निकलता है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। ये रूल सिर्फ यहीं लगता है, फोस्फोरस पे मत लगा लेना। अब हम बात करते हैं इनके कंपाउंड की, स्पेशली क्लोरीन की बात करेंगे। तो देखो भैया कुछ ऐसा है, सबसे पहले तो प्रिपरेशन मेथड चेक करते हैं। अगर आप HCl का रिएक्शन कराओगे, देखो KMnO4 विच इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्लोरीन बाहर निकाल देगा, क्योंकि क्लोरीन यहां पर माइनस के 1 पर ऑक्सीडाइज होकर 0 पर चला जाएगा। K2Cr2O7 जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि क्लोरीन बाहर निकालता है। MnO2 से रिएक्शन कराओ तो भी क्लोरीन बाहर निकाल के दे देगा। O2CuCl2 से रिएक्शन कराओगे तो भी क्लोरीन बाहर निकाल के दे देगा। तो मतलब ये कि ये जो एसिड है HCl, उसकी रिएक्शन KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, CuCl2 किसी से भी करा लो, सबसे क्लोरीन बाहर निकलेगा। आ गया सबको समझ में? मतलब सिंपल सा ये निकलता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन की। क्लोरीन की रिएक्शन जरा चेक करो। देखो क्लोरीन है ना, क्लोरीन की रिएक्शन अगर आपने किसी ठंडे NaOH, ठंडे बेसिक मीडियम, ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो HCl और HOCl यानी कि एक नॉर्मल एसिड और एक ऑक्सो एसिड बना के देगा। लेकिन अगर आपने हॉट NaOH के साथ करवा दी तो नॉर्मल एसिड के साथ साथ HClO3 मतलब
हायर ऑक्सो एसिड बना के देगा। हायर ऑक्सो एसिड का मतलब +5 वाला बना के दिया है इसने। हॉट मतलब उसमें पावर ज्यादा होती है, तो हायर ऑक्सो एसिड उसने बना के दिया। अगर क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे तो ये आपको पता है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ अमोनियम क्लोराइड बना के देता है, प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसको आप गौर से देख लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, लेकिन अगर मान लो कि क्लोरीन की रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करवाई जिसमें क्लोरीन एक्सेस में है, इन दैट केस आपके पास एक ये फ्लेमेबल कंपाउंड, एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनेगा, ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 और HCl बाहर निकलेगा। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। नाउ दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आता है कि भैया अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 और HCl बाहर निकलेगा। क्लोरीन अगर SO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपके पास SO2Cl2 बना के देता है, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काम आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में काम आता है। Na2SO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब बेसिकली क्लोरीन खुद कैसे काम कर रहा है, ज्यादातर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि खुद को रिड्यूस करता है, वो Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। अगर FeSO4 की बात करें तो ये फेरस जो कि प्लस का 2 है उसको प्लस के 3 में कन्वर्ट कर देगा। अगेन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एल्यूमिनियम के साथ भी AlCl3 बना लेगा, Al2Cl6, यानी कि वो डाइमर फॉर्म में रहता है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि वो लुईस एसिड है। फोस्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो PCl3 बना लेगा, एक्सेस में होगा तो PCl5 बना के दे देगा। अब हम चलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब समझो। इंटर हेलोजन का मतलब हेलोजन हेलोजन आपस में भी कंपाउंड बनाते हैं, समझ में आ गया। जैसे कि हेलोजन हेलोजन ICl, दिस इज इंटर हेलोजन कंपाउंड जो आयोडीन ने क्लोरीन के साथ रह के बनाया। अब जैसे कि आपको मैं समझाता हूं, देखो 1:1 में भी कंपाउंड बनता है, 1:1 में हर कोई बनाता है। देखो ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr, इसमें आपको सारे के सारे देखो यहां पर जरा चेक करो, जो लेस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो प्लस के 1 पर दिखेगा, जिसकी ज्यादा वो माइनस के 1 पर दिखेगा। तो ये कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक होता है 1:3 वाला कंपाउंड, 1:3, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ClF3, जो 3 वाले होंगे ना वो छोटा वाला एटम होगा, समझ में आ गया, जैसे कि फ्लोरीन BrF3, IF3, ICl3, तो बड़ा वाला एक होगा, छोटे वाले 3 होंगे, समझ में आ गया। बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो। एक 1:5 के कंपाउंड भी बनते हैं, वो रेयर होते हैं, जैसे कि ClF5, BrF5, IF5, समझ में आ गया। तो उसमें जो आपको आयोडीन दिख रहा है वो प्लस के 5 पर है। और 7 वाले कंपाउंड भी होते हैं, जैसे कि IF7, तो यहां पर आयोडीन जो है प्लस के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, फ्लोरीन का तो फिक्स है, माइनस का 1। अब हम आगे चलते हैं, प्रिपरेशन मेथड जरा चेक करो। अगर आप लोगों ने इक्वल वॉल्यूम में लिया, मतलब क्लोरीन भी एक ही है फ्लोरीन भी एक ही है, तो ये आपको क्या बना के देंगे, 1:1 वाले कंपाउंड ClF। अगर आपने इक्विमोल आयोडीन और क्लोरीन को एक एक ही मोल में लिया है तो ये ICl बना के देगा। लेकिन जो एक्सेस में लोगे, जैसे कि यहां पर फ्लोरीन एक्सेस में लिया आपने, तो ये बना देगा ClF3। अगर आपने यहां पर ब्रोमीन के साथ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन की रिएक्शन कराई तो ये BrF3। इसी तरह से ब्रोमीन की और ज्यादा एक्सेस ऑफ फ्लोरीन से रिएक्शन करा दी तो BrF5 भी बना सकता है। वो आया समझ में, इसी तरह से कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसे कि फ्लोरीन है वो ज्यादा क्वांटिटी में जुड़ सकता है क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है, तो उसको एक्सेस में लेना होता है, तो कंपाउंड बन जाएगा। हम बात करते हैं यहां पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन स्ट्रक्चर। तो वो आपको पता ही है कि क्लोरीन के ऑक्सो एसिड कौन से होते हैं, HClO, HClO2, HClO3, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, और HClO4। तो पूछे कोई इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो बेटा क्लोरीन जो ना 7 बॉन्ड मैक्स बना सकता है, बना दो 7 बॉन्ड। जैसे एक क्लोरीन है, उसने क्या किया, ये जो क्लोरीन है अगर आपको लास्ट वाला बनाना है तो एक ऑक्सीजन ये हो गया 2 बॉन्ड बना दिए, एक ऑक्सीजन ये हो गया 4 बॉन्ड हो गए, एक ऑक्सीजन ये हो गया 6 बॉन्ड हो गए, एक ऑक्सीजन ये हो गया OH ग्रुप से जुड़ा होगा, तो ये HClO4 का है, खत्म कहानी, ऐसे ही बनाना है। तो पहले वाले HClO को, इनके नाम याद रखने, HClO को बोलते क्या है, तो बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। फिर HClO2 को क्या बोलते हैं, क्लोरस एसिड। HClO3 को क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। HClO4 को क्या बोलते हैं, ये HClO4 है लास्ट में, HClO यहाँ पे HOClO3 मतलब HClO4 वो होता है पर क्लोरिक एसिड। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि भैया हाइपोक्लोरस कौन सा होता है, हाइपोक्लोरस एसिड बहुत, हाइपोक्लोरस HClO को बोलते हैं, क्लोरस एसिड होता है HClO2, क्लोरिक एसिड होता है HClO3, मैं लिख रहा हूं यहां पे, और पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4।
इसको पर क्लोरिक एसिड कहते हैं, सबसे लास्ट वाला, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 18 की और फिर उसके बाद चैप्टर खत्म। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इनकी ना यहाँ पर आपको लाइटिंग भी दिख रही है। हीलियम की लाइटिंग कैसे होती है, नियॉन की कैसे होती है, ऑर्गन की कैसे होती है, क्रिप्टॉन की कैसे होती है, जिनॉन की कैसे होती है। अब इनकी रिएक्शन सीधे, क्योंकि ये नोबेल गैसेस है, काम की चीज की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप खुद देखो, यहां पर जिनॉन है वही रिएक्टिव है, बाकी तो कोई रिएक्टिव है ही नहीं। जिनॉन अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो Xgf2 बनाता है, मतलब 1:1 में। लेकिन अगर आपने 1:5 लिया, मतलब फ्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो Xgf4 भी बना सकता है। और ज्यादा बढ़ा दी, मतलब हद से ज्यादा, तो Xgf6 भी बना सकता है। सारे के सारे जो कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बट जिनोन ऐसा है जो कि कंपाउंड बनाता है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इनका हाइड्रोलिसिस के ऊपर सवाल आते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऊपर वाली रिएक्शन को अलग से देखो और फिर नीचे वाली रिएक्शंस को अलग से देखना। ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, अगर आपने Xgf6 को पानी में डाल दिया, तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, जरा चेक करना। यहां पर Xg अभी कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +6 पर। वो हमेशा +6 पर दिखेगा आपको। अगर एक बार आपने पानी से रिएक्शन कराया तो वो क्या करेगा, XgOF4 बनाएगा, मतलब 2 फ्लोरीन हट गए। 2 फ्लोरीन हट गए, उन्होंने 2 हाइड्रोजन के साथ HF को बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन घुस गया उसकी जगह पे। अभी भी Xg के ऊपर +6 ही है। अगर आप फिर से रिएक्शन कराते हो H2O की, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन को लेके भाग जाएंगे फिर से, तो क्या बनाएगा, XgO2Ft। कुछ नहीं हो रहा, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन को लेके भाग रहे हैं और ऑक्सीजन अपनी जगह बना रहा है उसके अंदर। आ गया समझ में। एक बार अगर आपने और रिएक्शन करवा दी, तो अब खुद से सोचो कि ये 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन को लेके और भाग जाएंगे और एक ऑक्सीजन और घुस जाएगा, यहां पे XgO3 बना लेगा। कितना आसान है, जरा आप चेक करो। ओवरऑल यहां पर लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, XgO3। Xgf6 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको XgO3 बना रहा है, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है, हर जगह आपको HF मिल रहा है। आप जरा गौर से चेक करो। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं उसको गौर से सुनना। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने Xgf6 का फुल हाइड्रोलिसिस करा दिया, फुल हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, इन दैट केस XgO3 बनेगा प्लस HF बनेगा। ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ये एंडिंग पॉइंट है। तो यही तो यहां पर दिख रहा है। आप देखो, Xgf6 को जब आप पानी में डालोगे तो XgO3 और HF बनेगा, बात यहां पे खत्म हो गई। मतलब ये रिएक्शन एक्चुअली ऊपर वाले को रेप्लिकेट कर रही है, खत्म हो गई कहानी। अब आते हैं Xgf2 और Xgf4 में। देखो भैया, Xgf2 छोटा है तो छोटा नवाब है तो छोटी चीजें बाहर निकालेगा, Xgf4 बड़ा नवाब है तो बड़ी चीजें बाहर निकालेगा। अब छोटे नवाब ने क्या किया, Xgf2 ने पानी के साथ रिएक्ट करके आपको 3 चीजें दी, तो ये 3 प्रोडक्ट दे रहा है, तो नीचे वाला 4 दे रहा है। बोले तू छोटा तो मैं बड़ा। Xgf2 3 प्रोडक्ट दे रहा है तो Xgf3 4 प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है। Xgf6 की तरफ मत जाना, उसकी रिएक्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें निकाल रहा है। मजे की बात देखो, Xgf4 कहता है कि Xgf2 जो तू निकालेगा उससे एक एक्स्ट्रा कंपाउंड मैं ही निकाल के दूंगा। आ रहा है समझ में। तो देखो क्या क्या निकाल के देता है। Xgf2 की जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वो आपको Xg प्लस HF प्लस O2 निकाल के देता है। अब रिएक्शन को देखो, यहां से जिनोन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है और HF अलग हो रहा है। HF तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है हर जगह पे। अब Xgf4 का जब आप पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो 3 ऊपर वाले कंपाउंड तो एज इट इज मिल रहे हैं, एक चीज एक्स्ट्रा मिल रही है और वो क्या है, XgO2 XgO3। समझ में आया। तो ये एक है बॉबी देओल, एक है सनी देओल। तो बॉबी देओल छोटा है तो वो 3 चीज निकाल रहा है, सनी देओल बड़ा है, उसका हाथ 2.5 किलो का हाथ है, वो 4 चीज निकाल के दे रहा है। आ गया समझ में। अब रिएक्शन याद करनी बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं कि इन रिएक्शन को लिख के बताओ, तो देखो बच्चों का सा खेल है। अगर आप एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुन लिए तो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं अगर कहूं तो चलो लिख के बताओ, Xgf2 का रिएक्शन कराओ पानी के साथ। अगर आपने Xgf2 का हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो देखो सबसे पहले तो ये Xg देगा प्लस HF कॉम्प्लीमेंट्री देगा प्लस ये आपको O2 निकाल के देगा, और इसके अलावा कुछ है, खत्म हो गई कहानी। अब Xgf3 की जगह पर आ जाओ। Xgf3 उससे बड़ा है, बॉबी देओल है, 2.5 किलो का हाथ है, एक चीज एक्स्ट्रा निकाल के देगा। 3 चीजें तो वो देगा जो ऊपर लिखी है, Xg प्लस HF प्लस O2, ये 3 चीज तो निकाल के देगा। प्लस साथ में और क्या निकाल के देगा, XgO3 निकाल के देगा एक्स्ट्रा। ये है सनी, ये है बॉबी देओल, ये है सनी देओल। अब इनके पापा आए हैं, पापा कहता तुम्हारे समेशन निकाल के दूंगा मैं,
मतलब XeF6 की बात करें और उसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो वो कहता है भैया बॉबी बेटा तुम्हारी चीजें कम निकली हैं। क्या चीज कम निकली है बॉबी बेटा के पास? XeO3 कम है। सनी बेटा के पास XeO3 ज्यादा है, तो कहता है कोई बात नहीं बेटा मैं वही चीज निकाल के देता हूं। तो वो ही निकाल के देते हैं XeO3 प्लस HF, क्योंकि धर्मेंद्र बाजी कहते हैं बच्चे तो अपने होते हैं। तो अब क्या है, धर्मेंद्र बाजी ने बॉबी देओल का साथ देने के लिए यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा निकाली ताकि वो सनी देओल के बराबर आ जाए। समझ रहे हो? तो ये चीज मैं पहले ही करा चुका हूं और ये पता है इस पे सवाल बहुत आता है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। ये तरीका है इसको याद करने का। पता है इनके साथ जितना दिमाग के साथ खेलो, बॉलीवुड हॉलीवुड छोड़ो, दिमाग लगाओ, समझ में आ रहा है? वो उतना ही। नीचे नीचे धर्मेंद्र बाजी है सबसे बड़े, XeF6। वो कहता है मैं तो बूढ़ा हो गया, 2 ही चीज निकालूंगा। तो बॉबी देओल 3 चीज निकाल रहा है, सनी देओल 4 और धर्मेंद्र बाजी 2 ही चीज निकाल के दे रहे हैं। पर धर्मेंद्र बाजी बड़े हैं, पर बूढ़े हो गए इसलिए 2 ही चीज निकाल के दे रहे हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, अगर मैं कोई सवाल पूछे कि भैया XeF2 का क्या होता है यहां पर स्ट्रक्चर, तो लीनियर होता है क्योंकि 2 ही तो हैं, बाकी 3 तो यहां पर क्या है जरा आप चेक करो, लोन पेयर। XeF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्क्वायर प्लेनर होता है। 4 है ना तो स्क्वायर में जुड़ जाएंगे। यहां पर XeF5 ये कितने, 2 2 4 2 6। XeF6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? XeF6 का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है क्योंकि एक लोन पेयर भी है, ठीक है। और XeOF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? XeOF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सवाल पूछा आता है। स्क्वायर पिरामिडल होता है, बना भी सकते हो, इसको बड़ी बात नहीं है कोई। और लास्ट में आता है XeO3, उसका पिरामिडल होता है। अब कोई पूछे तो आप इनका हाइब्रिडेशन से इनका आंसर सबका दे सकते हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि चलो बताओ XeOF4 इसका हाइब्रिडेशन बताओ, तो मैं क्या कहूंगा? देखो 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, 5 चीजों को एक्सी ने जोड़ा, ठीक है। 5 चीजों को जब जोड़ा तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन Fe के साथ काम लिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन के साथ, 6 8 होते हैं, 6 चले गए तो एक लोन पेयर, 5 और 1 कितना हो गया? 6 6 के हिसाब से आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर काउंट करते हो। लेकिन आपके पास यहां पर मेंबर तो 5 ही है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन मेंबर तो 5 ही है ना, 4 ये और 1 ये। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ पहले। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है जहां पर एक्सी यहां रहेगा और बाकी यहां पर ये खुद ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर 4 फ्लोरीन तो आपने यहां पर लगा दिए स्क्वायर पर, अब बची एक ऑक्सीजन और एक लोन पेयर। तो लोन पेयर को आप नीचे लगाया, ऊपर भी लगा सकते हो, और यहां पर ऑक्सीजन लगा दी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर है और एक ऊपर जा रहा है यूं करके, ये क्या है? ये पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई। तो अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालनी आती है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या फाइनली गाइस, बल्ले बल्ले शामा शामा, आपका ये चैप्टर हो गया है खत्म, पीस आउट हो गया भैया। अगर आपको वाकई में कुछ भी चीज समझ में आई हो, पसंद आई हो, मजा आया हो, तो आप प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा।